2025 के अभी तक के जो करंट अफेयर्स हैं उसको समझना शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के और उसके नेबर्स के साथ रिलेशन में जो जो अभी तक के अपडेट्स हो रखे हैं वो सभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले बात करते हैं इंडिया और पाकिस्तान की, जिसमें पहलगाम अटैक होता है और उसके चलते हुए ऑपरेशन सिंदूर चलता है। होता क्या है, अप्रैल 2025 में जम्मू एंड कश्मीर के पहलगाम में होता है एक डेडली टेरर अटैक, जिसमें 26 लोगों की जान जाती है, जिसमें टूरिस्ट होते हैं, यात्रीज होते हैं। अटैक के पीछे जिनका नाम आता है वो है रेजिस्टेंस फ्रंट। ये एक लश्कर तैयबा से लिंक्ड ग्रुप है। इंडिया ने डिप्लोमेटिक लेवल पर क्या क्या एक्शन लिए इस अटैक के बाद? उन्होंने ये किया कि इंदस स्वाति ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया, सार्क वीज़ा की जो रिलैक्सेशन थी वो भी ख़त्म कर दी, पाकिस्तान के मिलिट्री एडवाइज़र को वापस भेज दिया। यह था भारत का एक स्ट्रॉन्ग मैसेज, जिसको आप कह सकते हो कि वो बताना चाहता था कि अगर टेरर अटैक होता है तो हम कितना सीरियसली जो है इस पे काम करेंगे और एक्शन लेंगे। और भी बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई, जैसे कि आप देख सकते हैं अप्रैल 30 में इंडिया ने ये कर दिया कि इंडिया की एयर स्पेस में पाकिस्तान एयरक्राफ्ट नहीं आ सकता। हाई कमीशन स्टाफ में रिडक्शन कर दी गई और इसी के साथ ट्रेड में जो पाकिस्तान के साथ ट्रेड का लेन देन था उस पर पूरा ही ब्लैंकेट बैन लगा दिया गया, ख़त्म ही कर दिया गया ट्रेड। ये डिसीज़न मई 2025 को लिया जाता है। इसके बाद भी बात करते हैं, मई 7, 2025 में इंडिया ने एक मॉक ड्रिल कराने का फैसला किया, 50 सिटीज़ को कवर किया। और ये ऐसी मॉक ड्रिल इंडिया में 1971 के इंडिया पाकिस्तान वार के दौरान हुई थी। और मई 7, 2025 यानी सेम डे में इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर भी जो है वो लॉन्च कर दिया। ये एक सर्जिकल प्रिसीजन मिलिट्री स्ट्राइक कहते हैं इसको, जिसमें टेरर बेस को आइडेंटिफाई किया जाता है जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड एरियाज़ में थी और वहाँ पर अटैक किया जाता है। तो कहाँ कहाँ पर इन्होंने अटैक किया था, चाहे अब्बास मॉस्क हो या फिर हो कोटली बहावलपुर, सब टारगेट थे। तो लंबी एक लिस्ट है जिसमें इन्होंने टारगेट किया, जैसे कि आप देख सकते हैं, आपके सामने भी है। और इंडिया ने ये क्लेम किया है कि हमने 100 मिलिटेंट्स को एलिमिनेट कर दिया इस स्ट्राइक के ज़रिए। और ये इंडिया की सबसे पहली ऐसी स्ट्राइक है जिसमें AI इंटीग्रेटेड मिसाइल सिस्टम यूज़ किया जाता है, जिसका मतलब आप समझ सकते हो कि काफ़ी हाई टेक और एक फास्ट ऑपरेशन था। टेक्नोलॉजी और मिलिट्री का ज़बरदस्त कॉम्बो हमें इसमें देखने को मिलता है। फिर बात आती है मई 8 से लेकर मई 10 तक क्या क्या होता है। पाकिस्तान जवाबी हमले करने शुरू कर देता है, बात जो है और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो पाकिस्तान क्या करता है, पाकिस्तान भी अपनी तरफ से एक ऑपरेशन लॉन्च करता है, उसका नाम रखता है बुनियान अल मारसूस। यहाँ पर वो इंडिया की जो मिलिट्री पोजीशंस हैं उसको टारगेट कर रहा है, ड्रोन से कर रहा है, शॉर्ट रेंज ब्लास्टिक मिसाइल से कर रहा है। इंडिया उन्हीं अटैक को इंटरसेप्ट कर रहा है, रोक रहा है। और इंडिया का जो एयर डिफेंस सिस्टम है, जैसे S-400, जैसे सुदर्शन चक्र भी कहते हैं, उससे उन्होंने ये सभी अटैक रोके, न्यूट्रलाइज किए। और BSF की रिपोर्ट्स के मुताबिक ऐसे 413 अटैक्स किए गए ड्रोन्स के जरिए, और चाइनीज़ ओरिजिन मिसाइल भेजी गई वेस्टर्न बॉर्डर पे, उनको न्यूट्रलाइज किया। और फिर इसके बाद क्या होता है, मई 10, 2025 में सडनली सीज फायर अनाउंस हो जाता है। और सबसे इंटरेस्टिंग ट्विस्ट तो ये था कि डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट करके बताया कि ये दोनों देश के बीच में उन्होंने सीज फायर कराया है। लेकिन इंडियन ऑफिशियल्स ने बोला, भैया सीज फायर हमने खुद ही किया है। पाकिस्तान के DGMO ने हॉटलाइन पे इंडिया के DGMO को कॉल किया और सीज फायर करने के लिए रिक्वेस्ट की थी। ये है इंडिया की तरफ से जो बात रखी गई। अब नेक्स्ट भी समझते हैं, इसके बाद क्या क्या होता है। देखिए, ऑपरेशन के बाद इंडिया की ओपोजिशन ने सवाल उठाने शुरू कर दिए। सबसे पहले उन्होंने डिमांड की कि पार्लियामेंट में इस ऑपरेशन को लेकर एक स्पेशल सेशन होना चाहिए और हमें डिस्कस करना होगा कि क्या क्या चीज़ें चल रही है। दूसरी, उन्होंने कंसर्न रेज किए कि हमने क्या कोई एयरक्राफ्ट लॉस्ट किया है, रफाल जेट्स जैसा किया है, अगर किए हैं तो उनके करेक्ट नंबर क्या है, उस पर बात की जानी चाहिए। और यहीं पर वो क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं कि हमें इस चीज़ की ट्रांसपेरेंसी नहीं है, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी है, किसी फॉरेन इन्फ्लुएंस रहा है सीज फायर करने में, ये भी हमें बताना होगा। इतना क्रिटिसिज्म होने के बावजूद इंडियन गवर्नमेंट जो स्टेटमेंट रखती है वो यही है कि ऑपरेशन सिंदूर जो है वो अपने आप में सक्सेसफुल रहा है। मिलिट्री ऑपरेशन जो किया गया है उसने जो स्ट्रेटजिक ऑब्जेक्टिव अचीव करने थे उन्होंने वो अचीव भी किए हैं।
अब बात करते हैं इंडिया बांग्लादेश के रिलेशंस कहाँ तक पहुँचे हैं। तो दोस्तों होता ये है कि इंडिया बांग्लादेश के रिलेशन 2024 के बाद हमें काफ़ी एक फ्रिक्शन देखने को मिलती है। जब शेख हसीना पावर से हट गई तो डिप्लोमेटिक एनवायरनमेंट भी टेंस हो गया। इस वजह से 2025 में इंडिया ने बांग्लादेशी सिटीज़न के लिए वीज़ा सर्विस रिज्यूम करने में डिले किया। इस डिले का डायरेक्ट इम्पैक्ट भी पड़ा, जैसे कि मेडिकल टूरिज़्म पे, स्टूडेंट वीज़ा पे और जो लेबर परमिट्स के लिए अप्लाई कर रहे थे उन लोगों पे भी। ये क्लियरली दिखता है कि लीडरशिप चेंज होने का जो असर है वो सिर्फ पॉलिटिकल नहीं होता है, लोगों की डेली लाइफ पे भी होता है। और इसी के साथ अब बात करते हैं एक और इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक स्टेप की। मार्च से अप्रैल 2025 के बीच में इंडिया ने 24 में से 11 लाइन ऑफ क्रेडिट प्रोजेक्ट्स जो थे वो कैंसिल कर दिए। इन प्रोजेक्ट्स की टोटल वैल्यू $7.34 बिलियन बताई जाती है, लेकिन कैंसिलेशन के बाद ये गिर के $4.68 बिलियन रहेगी। इस डिसीजन के पीछे दो वजह थी। एक तो बांग्लादेश में लोकल रेजिस्टेंस अगेंस्ट इंडियन प्रोजेक्ट्स और दूसरी एलिगेशन ये था कि इंडिया ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर रहा है वहाँ के इंटरनल मैटर्स में। नेक्स्ट और भी समझिए, मई 2025 में इंडिया ने एक और स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक मूव लिया। कुछ बांग्लादेशी प्रोडक्ट्स के इंपोर्ट पर रिस्ट्रिक्शन लगा दी। अब ये प्रोडक्ट्स जैसे कि रेडीमेड गारमेंट्स हो गए, प्रोसेस्ड फूड हो गया, प्लास्टिक आइटम्स होगी, वुडन फर्नीचर हो गया और कुछ बेवरेजेस हो गए, इनको सिर्फ स्पेसिफिक सी पोर्ट्स के जरिए ही इंपोर्ट किया जा सकता है, लैंड रूट से नहीं। इस पॉलिसी का इम्पैक्ट पड़ रहा है, ऐसे पड़ रहा है कि $770 मिलियन के ट्रेड पे, जो ऑलमोस्ट 42% बनता है बायलेटरल ट्रेड का, ठीक है, वो इफेक्ट हो रहा है इसके चलते हुए। ये इंडिया की तरफ से एक रेसिप्रोकल रेस्पॉन्स था कि बांग्लादेश के जो ट्रेड बैरियर लग रखे हैं इंडियन प्रोडक्ट्स को लेकर, उसको कहीं ना कहीं तो ठीक करना था और इससे इंडिया की जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसको भी प्रोटेक्ट करना था, और उसके चलते हुए ही ये डिसीज़न जो है लिए गए हैं। मई 2025 में असम के चीफ मिनिस्टर हिमांता बिस्वा शर्मा ने एक कंट्रोवर्शियल स्टेप भी उठाया। इलीगल इमिग्रेंट्स जो थे, स्पेशली बंगाली स्पीकिंग मुस्लिम हो गए या रोहिंग्या कम्युनिटी हो गई, उनको बॉर्डर से फिजिकली पुश बैक किया जा रहा है। तो ये पॉलिसी काफ़ी डिबेट का सब्जेक्ट बनी हुई है, क्योंकि ये ना सिर्फ ह्यूमन राइट एंगल से कंसर्न उठाता है, बल्कि इंडिया और बांग्लादेश की जो बॉर्डर डिप्लोमेसी पर भी इसका इफेक्ट पड़ सकता है, उस पर भी क्वेश्चन जो है रेस करता है। अब इंडिया म्यांमार की बात करते हैं। इंडिया म्यांमार के रिलेशन में भी एक मेजर डेवलपमेंट हुआ है। अप्रैल मई 2025 के बीच में इंडिया ने कालाधन मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट को स्पीड अप किया है, और इसमें दो मेजर इनिशिएटिव थे। एक था सितवे पोर्ट जो रखाइन में पड़ता है, इसका ऑपरेशनल बनाया गया और रोड और रिवर लिंक्स को अपग्रेड किया गया ताकि मिजोरम और नॉर्थ ईस्ट इंडिया का सी एक्सेस जो है, यानी समुंदर के रास्ते से जो रास्ता जाता है वो जो है ईजिली बढ़ सके। ये सिर्फ कनेक्टिविटी का प्रोजेक्ट नहीं है, ये एक्ट ईस्ट पॉलिसी का एक स्ट्रेटेजिक पार्ट भी है और चाइना के ग्रोइंग इन्फ्लुएंस को काउंटर करने की भी एक स्ट्रेटजी है, क्योंकि म्यांमार में उनका इन्फ्लुएंस चाइना का बढ़ रहा है, उसको किसी ना किसी वे में काउंटर करना है। और इसके साथ एक और चीज़ ऐड ऑन हो रखी है कि बांग्लादेश के रूट से हम म्यांमार में कनेक्ट ना कर पाए, हम बांग्लादेश को बाईपास कर दे। तो इंडिया के जितने ये पोर्ट्स वाले प्रोजेक्ट होते हैं समुंदर के रास्ते से, किसी ना किसी कंट्री को बाईपास करने की उसमें कोशिश की ही जाती है। जैसे चाबहार पोर्ट जो ईरान में, उसमें किसको बाईपास किया जा रहा है? पाकिस्तान को। अब ये सितवे पोर्ट जो प्रोजेक्ट है इसमें बांग्लादेश को जो है बाईपास किया जा रहा है। इंडिया और श्रीलंका की अब बात करते हैं कि इनका ये हालात क्या चल रहे हैं। इंडिया श्रीलंका ने Q1 2025 में इकोनॉमिक और टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन एग्रीमेंट पर फिर से बातचीत शुरू किया। बातचीत चल रही है, ये भी ध्यान रखना। इसका एम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बियॉन्ड ट्रेड को एक्सपैंड करना है। मार्च से मई 2025 के बीच ये नागापत्तनम जो तमिलनाडु में एक जगह है और श्रीलंका की जो एक जगह है कान केसुंथोराई, इनके बीच में एक फेरी सर्विस जो है दोबारा शुरू होगी है, जो टूरिज्म और कल्चरल एक्सचेंज को बेसिकली प्रमोट करेगा। और इसी के साथ चलते हुए मार्च 2025 में इंडियन कंसल्टेंट ने जाफना यूनिवर्सिटी में हिंदू लैंग्वेज के कोर्स भी जो है लॉन्च कर दिया। ये कल्चरल डिप्लोमेसी की एक परफेक्ट एग्जाम्पल है।
इंडिया नेपाल की अगर बात करें तो वहाँ पर भी कुछ बॉर्डर रिस्ट्रिक्शन को लेकर हलचल चल रही है। जैसे मई 29 2025 को नेपाल ने एक सडन और यूनिलेटरल डिसीजन लिया अपने आप से, इंडियन रजिस्टर्ड व्हीकल जो अब बिना प्रायर डिप्लोमेटिक नोटिफिकेशन के नेपाल में एंटर नहीं कर सकते। इस मूव से क्रॉस बॉर्डर ट्रेड और पब्लिक मूवमेंट दोनों इफेक्टेड हुआ। ये स्टेप इंडिया नेपाल का ट्रेडिशनल ओपन बॉर्डर जो टाइज था उसके खिलाफ गया ये नेपाल का डिसीजन, और एक डिप्लोमेटिक सिग्नल भी बना कि क्या अब आगे चल कर इंडिया को भी एक्शन लेने चाहिए। इंडिया और अफगानिस्तान की बात करते हैं। अफगानिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में इंडिया ने अप्रैल 2025 से सिलेक्टिव वीज़ा दोबारा शुरू कर दिया, सिर्फ मेडिकल और एमरजेंसी केसेस के लिए। ये एक ह्यूमैनिटेरियन आउटरीच था बिना तालिबान की रजीम को ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किए हुए। साथ ही इंडियन जो फॉरेन सेक्रेटरी थे विक्रम मिस्री, वो अफगान के फॉरेन मिनिस्टर जो अमीर खान मुताकी है उनसे मुलाकात की। अफगानिस्तान ने दिखाया कि वो इंडिया के साथ इकोनॉमिक और पॉलिटिकल लाइफ पर एक स्ट्रॉन्गर टाइज संबंध जो है बनाना चाहता है। स्ट्रेटेजिक एंगेजमेंट का सटल और एक स्मार्ट तरीका है इन दोनों का मिलना, ये माना जाता है। और अब आते हैं एक और कंट्रोवर्शियल चैप्टर पे। टर्की का जो ऑपरेशन सिंदूर के साथ पाकिस्तान को ओपन सपोर्ट देना है वो इंडिया के लिए एक जो है शॉकिंग बात है। मई 2025 में टर्की ने ना सिर्फ डिप्लोमेटिक सपोर्ट दिया बल्कि मिलिट्री हेल्प भी प्रोवाइड की। एलिगेशन ये है कि टर्की ने सोंगा ड्रोन जो है पाकिस्तान को दिए, टर्किश ऑपरेटर ने उन्हें कंट्रोल भी किया। C-130 मिलिट्री कार्गो प्लेन्स और एक टर्किश नेवल वेसल से पाकिस्तान को सप्लाईज भी जो है वो भेजे गए। और वहाँ के जो प्रेसिडेंट है रेसेप ताइप एर्दोगन ने ओपनली इंडिया के एक्शंस की निंदा की। टर्की ऑलरेडी पाकिस्तान का सेकंड लार्जेस्ट आर्म सप्लायर है, जिसमें मिल्जम MILGEM जो लिखा है, ये बेसिकली एक चिप्स के नाम होते हैं जो एंटी वारफेयर शिप्स होती है, सबमरीन भी आ जाती है, वो सिस्टम भी प्रोवाइड कराने तक यानी यहाँ तक मदद करने के लिए पाकिस्तान की टर्की जो है रेडी हो चुका है। तो एक तो सेकंड लार्जेस्ट आर्म सप्लायर हो गया, मिल्जम जैसे सिस्टम भी दे रहा है और बेरख्तर ड्रोन्स भी दे रहा है, और इसके साथ कश्मीर पर पाकिस्तान को लेकर जो स्टैंड है उसको सपोर्ट भी कर रहा है। ये डेवलपमेंट इंडिया के स्ट्रेटेजिक रडार पे रेड अलर्ट था। नेक्स्ट और बात करते हैं इंडिया और टर्की को लेकर। तो इंडिया ने टर्की का स्टैंड का जवाब भी इक्वली टफ ही दिया। टर्की की एक मेजर एविएशन कंपनी सैलेबी एयरपोर्ट सर्विसेज थी जो 9 इंडियन एयरपोर्ट्स पे ऑपरेट करती थी, तो उसका सिक्योरिटी क्लियरेंस ही कैंसिल कर दिया गया। और बस यही नहीं, इंडिया की ट्रैवल कंपनीज जैसे कि ईज माई ट्रिप, कॉक्स एंड किंग्स और ट्रेवोमिंट सब ने टर्की के ट्रैवल पैकेज ही कैंसिल कर दिए। पब्लिक ने भी रिएक्शन दिया, बायकॉट टर्की अजरबैजान करके हैशटैग चलाए गए, जिस पे लोगों का ये रिएक्शन रहता है कि चॉकलेट्स, जैम्स, स्किन केयर आइटम्स, टर्किश क्लोथ्स ये सब बायकॉट करने के रडार पे आ गए। इनसे एक चीज़ क्लियर होती है कि जब डिप्लोमेसी फेल होती है तो इकोनॉमिक और पब्लिक रिस्पॉन्स उससे भी ज़्यादा पावरफुल हो सकते हैं अगर वो सही तरीके से फॉलो हो जाए। अब बात करते हैं इंडियाज़ की मिलिट्री एक्सरसाइजेज और स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट जो 2025 की अब तक की रही है। शुरुआत करते हैं डोमेस्टिक एक्सरसाइजेज से, जिसमें सबसे पहले अप्रैल 2025 में इंडियन एयरफोर्स ने लॉन्च किया एक पावरफुल मिलिट्री ड्रिल जिसे एक्सरसाइज आक्रमण कहते हैं, नाम में ही पावरफुल है। तो इस एक्सरसाइज का बेसिकली क्या फोकस था? इसका फोकस था कि जो ऑफेंसिव एयर ऑपरेशंस है उनको देखना, प्रिसिशन स्ट्राइक्स को देखना, काउंटर एयर वारफेयर ट्रेनिंग दी, और इसमें पार्टिसिपेट किए इंडिया के टॉप कॉम्बैट एयरक्राफ्ट्स जिसे नाम आता है रफाल और Su-30 MKI का। लोकेशन थी सेंट्रल सेक्टर, जहां से रियल टाइम बैटलफील्ड सिमुलेशन हो सकता है। ये एक्सरसाइज एक रिमाइंडर था कि भारत सिर्फ डिफेंसिव नहीं, ऑफेंसिव वारफेयर के लिए भी फुली रेडी है। मई 7, 2025 मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स और NDMA ने मिलकर कंडक्ट किया ऑपरेशन अभ्यास, जो बन गया इंडिया का सबसे बड़ा सिविल डिफेंस ड्रिल सिंस 1971। ये हुआ 244 डिस्ट्रिक्ट्स में, और इसका फोकस था एयर रेड सिमुलेशन, पब्लिक को एमरजेंसी प्रोटोकॉल सिखाना। ये ड्रिल कोई रूटीन इवेंट नहीं था। पहलगाम अटैक के बाद इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशंस में जो टेंशन बढ़ रही थी उसको देखते हुए बस ये एक तैयारी करने का एक पार्ट था। लोगों को अलर्ट करना और रिस्पॉन्स रेडी रखना इस एक्सरसाइज का मेन एम था।
मई के एंड में हुआ एक और बड़ा ऑपरेशन, ऑपरेशन शील्ड, जो हुआ JNK, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, चंडीगढ़ में। इसका फोकस था एयर रेड सायरन बजा के लोगों को अलर्ट करना, सिमुलेटेड एरियल अटैक्स के ज़रिए प्रैक्टिस करना, सिविल और मिलिट्री कोऑर्डिनेशन टेस्ट करना। यह था एक फुल फ्लैज स्टेट लेवल एमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस ड्रिल, रियल टाइम कोऑर्डिनेशन का एक रिहर्सल। वेस्ट बंगाल के तीस्ता फील्ड फायरिंग रेंज में हुआ एक्सरसाइज तीस्ता प्रहार 8-9 मई 2025 को। इस एक्सरसाइज में कौन कौन शामिल था? इसमें शामिल थे इन्फेंट आर्टिलरी, आर्म्ड कोर्प्स, मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री, पैरा SF, आर्मी एविएशन और इंजीनियर्स। ये सब मिलकर क्या प्रैक्टिस कर रहे थे? हाई स्पीड मोबिलिटी एंड इंटीग्रेटेड फायर पावर डेमोस्ट्रेशन, और लोकेशन थी नियर सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसे हम चिकन नेक्स भी कहते हैं। इंडिया के स्ट्रेटेजिक चेक पॉइंट में कॉम्बैट रेडीनेस का ये एक मेजर टेस्ट था। अब बात करते हैं जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज की। जनवरी 2025 में हुआ एक मेगा मल्टीनेशनल नेवल एक्सरसाइज। इसे ला पेरोस 2025 के नाम से जाना जाता है, जिसको लीड किया फ्रेंच नेवी ने। इसका जो मेजर फोकस था वो था मैरीटाइम सिक्योरिटी, इंडो पैसिफिक कोऑपरेशन, नेवल फोर्सेस के बीच में इंटेरोपरेबिलिटी बढ़ाना। पार्टिसिपेंट कौन थे? इंडिया, USA, UK, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया और अदर कंट्रीज। ये एक्सरसाइज इंडो पैसिफिक रीजन में जॉइंट मैरीटाइम स्ट्रेटजी को स्ट्रॉन्ग बनाने का एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल था। इसके बाद फेब 2025 में इंडिया और इजिप्ट के बीच हुआ एक्सरसाइज सेलोन 2025, जिसकी जो लोकेशन थी वो राजस्थान थी। इसका फोकस क्या था? स्पेशल फोर्सेस ट्रेनिंग इन डिजर्ट वारफेयर, काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन करना, रियल टाइम सिमुलेशन करना। इस एक्सरसाइज से इंडिया इजिप्ट डिफेंस जो संबंध है वो और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुए, और डेजर्ट वारफेयर जैसी कंडीशंस में अपनी आर्मी को कैसे तैयार रखना है उसका प्रैक्टिकल टेस्ट भी जो है इसी एक्सरसाइज के ज़रिए हो जाता है। इंडिया और मालदीव्स के बीच ये एक्सरसाइज हुई है, जिसका नाम है एक्सरसाइज एक्वेरिन 2025, और ये फेब 2025 में होती है, मालदीव्स के साथ होती है। इसका जो मिलिट्री फोकस रहता है इस जॉइंट एक्सरसाइज का वो है कि काउंटर इंसर्जेंसी जो ऑपरेशन है उन पे काम करना, सेमी अर्बन टेरेन में टैक्टिकल कोऑर्डिनेशन पे काम करना। इस कोलैबोरेशन से इंडियन आर्मी और मालदीवियन डिफेंस फोर्सेस के बीच में जो म्यूचुअल ट्रस्ट और टैक्टिकल बॉन्डिंग है वो बढ़ती हुई दिखाई देती है, और रीजनल पीस का एक मैसेज भी मिलता है। जापान के माउंट फूजी के पास हुआ एक्सरसाइज धर्म गार्डियन 2025। ये इसका 6th एडिशन था और कंडक्ट किया गया बिटवीन इंडियन आर्मी एंड जापान के जो ग्राउंड सेल्फ डिफेंस फोर्सेस है, जिसको हम कहते हैं JGSDF, उसमें ये होता है। तो बेसिकली इसकी लोकेशन जो मैंने बता दी माउंट फूजी थी, और इसका जो फोकस था वो अर्बन कॉम्बैट था, पीस कीपिंग पे काम करना था। ये एक्सरसाइज बेसिकली ये दर्शाता है कि दो पावरफुल जो डेमोक्रेसीज है वो कैसे मिलिट्री लेवल पर कैसे प्रिपेयर कर रही है, कैसे काम कर रही है, ये उसी को लेकर एक सिंबलाइज्ड एक्सरसाइज थी। एक्सरसाइज शक्ति आती है 2025 में। ये इंडिया और फ्रांस के बीच में होती है, मेघालय में होती है। इसका फोकस बेसिकली ये रहता है काउंटर टेरर ऑपरेशन को देखना, हाई एल्टीट्यूड वारफेयर ट्रेनिंग को देखना। ये ड्रिल्स डिफ़िकल्ट ट्रेन और लो ऑक्सीजन लेवल में सोल्जर की अडेप्टेबिलिटी टेस्ट करती है बेसिकली, और इंडिया फ्रांस के डिफेंस टाइज को और भी ज़्यादा नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाने की कोशिश करती है। जनवरी 2025 में US की जो नेवी 7th फ्लीट ने होस्ट किया है सी ड्रैगन 2025, ये जो एक्सरसाइज का नाम है। ये एक मल्टीनेशनल एंटी सबमरीन वारफेयर एक्सरसाइज है। इसकी जो लोकेशन थी वो ऑफ द कोस्ट ऑफ गुआम थी, और इसका जो फोकस है और इसमें जो पार्टिसिपेंट है पहले उसकी बात कर ले। इंडिया, USA, ऑस्ट्रेलिया, जापान, साउथ कोरिया सब ने मिलकर काम किया। P-8 एयरक्राफ्ट के जॉइंट ऑप्स जो है वो प्रैक्टिस किए गए। सबमरीन डिटेक्शन और नेवल कोऑर्डिनेशन के स्किल जो है इसके वो टेस्ट किए गए। इसका मकसद ये है कि इंडो पैसिफिक में मैरीटाइम डोमिनेंस और कलेक्टिव सिक्योरिटी इंश्योर करना था। मई 2025 में हुआ सुपर गरुड़ा शील्ड, जिसमें पार्टिसिपेट किया 17 नेशंस ने, इंक्लूडिंग उसमें शामिल थे इंडोनेशिया, इंडिया, USA, UK, फ्रांस। इसकी जो लोकेशन थी वो इंडोनेशिया थी, और इसका जो फोकस था वो थी मल्टीनेशनल जॉइंट ऑपरेशन, रीजनल सिक्योरिटी एंड स्ट्रेटजिक कोलैबोरेशन, रीजनल सिक्योरिटी एंड स्ट्रेटजिक कोऑर्डिनेशन पे काम करना। ये एक मेगा जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज थी जहां पर मल्टीपल नेशन ने अपने आर्म्ड फोर्सेस को एक प्लेटफॉर्म पर ला के मिलिट्री सिनर्जी दिखाई। नेक्स्ट बात करते हैं एक और जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज की, जिसका नाम है डेजर्ट फ्लैग 10।
बेसिकली ये क्या है, ये एक प्रेस्टिजियस मल्टीनेशनल एयर कॉम्बैट एक्सरसाइज थी जो होस्ट की गई है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यूए की एयर फोर्सेस के द्वारा। इसमें मल्टीपल कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया, इंडिया ने भी पार्टिसिपेट किया। इसको जो लोकेशन है जिसको होस्ट किया वो यूएई ही है। इसका बेसिकली ऑब्जेक्टिव यह था कि एयर कॉम्बैट ट्रेनिंग कराई जाए, जो एयर फोर्सेस है वार के सिनेरियो में कैसे लड़ेगी, क्या चीज़ें रहेगी, उनको पहले ही जो है ट्रेन करा लिया जाए। इंडियन फोर्सेस ने भी इसमें जो है फुली पार्टिसिपेट किया, जहां पायलट्स टीम ने रियल टाइम मिशन फ्लाई किए, एडवांस एयर कॉम्बैट टैक्टिक्स जो टेस्ट होते हैं वो सीखें, और सबसे इंपॉर्टेंट है कि दूसरे देशों के एयर फोर्स के साथ जो है इंटेरोपैरेबिलिटी जो है वो डेवलप की। अब ये वर्ड बार बार आ रहा है, इसका मतलब बस ये होता है कि एक साथ मिलकर कैसे काम किया जा सकता है, वो चीज़ें समझी और सीखी। ओके, नेक्स्ट हम जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज की बात करते हैं, और ये भी एक इम्पोर्टेंट बायलेटरल एक्सरसाइज है जिसका नाम है डसलिक। इसका 6th एडिशन हुआ है अप्रैल 15 और 28 के बीच में 2025 में। इस बार इसका जो होस्ट था वो पुणे महाराष्ट्र में इसको कराया गया। इंडियन आर्मी और उज़्बेकिस्तान की जो आर्मी है वो मिलकर इसको करती है, और इसका जो पर्पस होता है, फोकस, वो होता है कि काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस को जो है वो डील करना है। आर्मी टू आर्मी ट्रेनिंग दी जाती है, ठीक है, और इनकी जो ऑपरेशनल कैपेबिलिटी है उसको इम्प्रूव करने की कोशिश की जाती है। ये एनुअल एक्सरसाइज है जो हर अल्टरनेटिव ईयर में इंडिया और उज़्बेकिस्तान के बीच में होती है। सो इट्स ऑल अबाउट एनहेंसिंग कोऑर्डिनेशन एंड टैक्टिकल एफिशिएंसी। नेक्स्ट बात करते हैं, अप्रैल 11, 2025 को हुआ एक्सरसाइज टाइगर ट्रम्प का 4th एडिशन। ये एक ट्राई सर्विस एक्सरसाइज है, मतलब इंडियन आर्मी भी है इसमें, नेवी भी है, एयरफोर्स भी है, तीनों ने मिलकर पार्टिसिपेट किया, और साथ ही यूएसए ने भी पार्टिसिपेट किया उनके साथ। इसकी जो लोकेशन है वो विशाखापट्टनम कोस्ट में रहती है, और इसका जो कल्मिनेशन हुआ है वो काकीनाडा में हुआ है। यहाँ पर डिस्निगिस्ट विजिटर्स डीवी डे जो है काकीनाडा में ऑब्जर्व भी किया गया। इसका फोकस क्या था, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, डिज़ास्टर रिलीफ जिसे HADR भी कह देते हैं, SOP जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होते हैं इंडिया और US फोर्सेस में क्या रहेंगे जब मिलकर ये काम करेंगी, तो रियल लाइफ सिनेरियो का प्रैक्टिकल सिमुलेशन किया जाता है, उस चीज़ को लेकर मिलिट्री का जो कोऑर्डिनेशन है उस पर काम किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम एक और एक्सरसाइज की जिसे कहते हैं INIOCHOS-25। तो इसमें बेसिकली क्या है, तो ये भी एक मल्टीनेशनल एयर कॉम्बैट एक्सरसाइज है। अप्रैल 11, 2025 में ये की जाती है, जिसे होस्ट किया जाता है हेलेनिक एयर फोर्स, जो ग्रीस की फोर्सेज है वो करती है। तो इंडियन एयर फोर्स भी इसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करती है। इस एक्सरसाइज का पर्पस था टैक्टिकल एयर कॉम्बैट सीखना, जहाँ पर एयर फोर्सेज आ जाती है तो रियल टाइम सिमुलेशन सीखते हैं, ये सारी चीज़ें करते हैं, वो हमने पीछे देख लिया। तो इसका काम भी बेसिकली यही था। नेक्स्ट आती है इंडिया अफ्रीका के बीच में जो होती है आइकीमी नेवल एक्सरसाइज, जो अप्रैल 13 से 18, 2025 में चलती है, इंडियन ओशन रीजन में होती है। इंडिया और तांजानिया जो है इसको को होस्ट करते हैं। इसका थीम क्या है, मैरीटाइम सिक्योरिटी पे काम करना, एंटी पायरेसी पर देखना, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस जो रहेगी इंडिया और अफ्रीका नेशन के बीच में कैसे काम करना है तब मिलकर, उसकी बातें या वो ट्रेनिंग जो है सीखी जाती है। नेवल फोर्सेस इंडिया से, केनिया से, मेडागास्कर से, मॉरिशस से, साउथ अफ्रीका से, तांजानिया से जो है इसमें पार्टिसिपेट करती है। इसके बाद एक्सरसाइज कमोडो आती है 2025 की, फेब 16 से 20 2025 में चलती है, बाली इंडोनेशिया में होती है। फोकस इसका रहता है पीस, डिजास्टर रिस्पॉन्स, एनवायरमेंटल कंजर्वेशन पर मिलकर जो है काम करना। इसमें जो है नेवल डेलीगेशन 38 कंट्री से आती है, इंडिया भी उसमें शामिल है। US, चाइना, ऑस्ट्रेलिया और एशियन कंट्रीज जो है इसमें कवर की जाती है। कुछ स्ट्रैटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट भी है, जैसे प्रोजेक्ट वर्षा और INS वर्षा। ये एक हाई लेवल स्ट्रैटेजिक प्रोजेक्ट है। इसके जो की पॉइंट्स आपने याद रखने हैं कि ये क्लासिफाइड नेवल प्रोजेक्ट है। इसकी जो लोकेशन है रामबिली आंध्र प्रदेश में पाई जाती है। इसका पर्पस बेसिकली यही है कि 12 न्यूक्लियर पावर्ड जो ब्लास्टिक मिसाइल सबमरीन्स होती है उसको होस्ट करना, जिसे शॉर्ट में SSBNB कहा जाता है। ये 2026 में ऑपरेशन हो जाएगी, और इसके चलते हुए इंडिया के पास सेकंड स्ट्राइक की जो कैपेबिलिटी है उसको और भी ज़्यादा मजबूत कर देगी। और वेस्ट कोस्ट पर जो प्रोजेक्ट सी बर्ड था करवर कर्नाटका में, उसको ये कॉम्प्लीमेंट करेगी। तो ये एक सीरियस स्टेप है। इंडिया के जो ओशियन बेस्ड न्यूक्लियर डेटरेंस है उसका कह लो एक तरह से स्पाइन है।
रीढ़ की हड्डी है। अब हम करंट अफेयर्स करते हैं यूएस एडमिनिस्ट्रेशन के, क्योंकि उनके करंट अफेयर्स जो है पूछे जा रहे हैं और 2025 तक जो जो इवेंट्स हो रखे हैं वो हम सभी जो है इसी में कवर कर लेंगे। सबसे पहले आता है जनवरी 6 2025 में, जब इलेक्टोरल कॉलेज वोट सर्टिफाई हुआ तब सेनेटर जेडी वैंस ऑफिशियली बन गए वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स प्रेसिडेंट ट्रम्प के साथ। उनकी आइडेंटिटी क्या है? एक पॉपुलिस्ट कंजर्वेटिव है। उनकी फेमस बुक के ऑथर है वो है हिलीबिली एलेगी, ये बुक का नाम है। जेडी वैंस का फोकस क्या रहता है? इमिग्रेशन पे टफ स्टैंड लेंगे, ट्रेड प्रोटेक्शनिज्म को प्रमोट करेंगे, टेक कंपनीज की पावर को लिमिट करेंगे। उनका अपॉइंटमेंट बेसिकली रिपब्लिक पार्टी के अमेरिका फर्स्ट का जो फैक्शन है, जो गुट है, उसको ही रिप्रेजेंट करता है। समझ लो नेशनलिस्ट पॉलिसीज़ का जो है कम बैक अमेरिका में होने जा रहा है। अब बात करते हैं एक और पावरफुल पोस्ट की, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, जो फॉरेन अफेयर मिनिस्टर, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर कहलाए जाते हैं अमेरिका में। जनवरी 2025 में सेनेटर मार्को रूबियो को ये रोल मिला है। वो फॉरेन पॉलिसी में काफ़ी हॉकिश माने जाते हैं, यानी काफ़ी असर्टिव उनकी पॉलिसीज़ रह सकती है। तो रूबियो का फोकस क्या है? चाइना और ईरान पर टफ पॉलिसी लेकर आना, लैटिन अमेरिका के साथ स्ट्रॉन्ग संबंध बनाना और इंडो पैसिफिक रीजन में डिफेंस और टेक टाइज को जो है वो बूस्ट करना। तो इंडिया के लिए ये एक गुड साइन हो सकता है, क्योंकि स्ट्रेटजिक कोऑपरेशन और क्वाड जैसे ग्रुप्स में उनका सपोर्ट जो है वो स्ट्रॉन्ग रहेगा। कुछ और भी अपॉइंटमेंट्स हैं ट्रम्प की एडमिनिस्ट्रेशन में, तो वो भी हमें देख लेनी चाहिए। जैसे कि स्टेफन मिलर है, ये होमलैंड सिक्योरिटी सेक्रेटरी है। जैसे हमारे होम मिनिस्टर होते हैं वैसे ही इनका काम है। ये वही है जिन्होंने इमिग्रेशन क्रैकडाउन का आर्किटेक्चर डिज़ाइन किया था। वीज़ा पॉलिसीज़ और बॉर्डर कंट्रोल पर अब और स्ट्रिक्ट हो सकते हैं। नेक्स्ट नाम आता है लैरी कुडलो का। ये बेसिकली क्या है? ट्रेजरी सेक्रेटरी है, जिसे हम इंडिया में फाइनेंस मिनिस्टर के नाम से जानते हैं। तो बेसिकली टैक्स कट्स और टैरिफ लवर है, मतलब टैक्स को कम करना चाहते हैं, टैरिफ को बढ़ाना चाहते हैं। अब एक नए प्लान के साथ आए हैं, ग्लोबल रेमिटेंस टैक्स अंडर बिग ब्यूटीफुल बिल, जो अभी चर्चा में रहा है, जिसकी वजह से ट्रम्प और इलॉन मस्क की लड़ाई हुई है, जो इंटरनेट पे सारी दुनिया ने देखी है। ये अपॉइंटमेंट हमें ये बताते हैं कि ट्रम्प की जो 2.0 सरकार चल रही है उसमें इमिग्रेशन और इकॉनमी पर काफ़ी अग्रेसिव पॉलिसी आएंगी, क्योंकि जो की पोजीशंस है वो उन्हीं लोगों को दी गई है जो नेशनलिस्ट पॉलिसीज़ जिसमें ट्रम्प काम कर रहा है, तो उनके साथ मिलकर काम कर सके। इसी के साथ हम बात करेंगे 2025 में ट्रम्प ने वापस लेकर आए अपनी क्लासिक अमेरिकाज फर्स्ट ट्रेड पॉलिसी, और इस बार और भी अग्रेसिव कर दी। Feb 10 में क्या किया? 25% टैरिफ लगाए गए स्टील और एल्युमिनियम के इंपोर्ट्स पे। मार्च 4 को क्या किया गया? 25% टैरिफ लगाए गए कनाडा और मैक्सिको के गुड्स पर। चाइना के इंपोर्ट्स पे टैरिफ बढ़ाया गया 20% तक। और अप्रैल 2 तक क्या किया गया? ग्लोबल लेवल पे ब्लैंकेट यूनिवर्सल टैरिफ डिक्लेयर कर दिया गया 10 से लेकर 50% तक, लगभग 180 कंट्रीज़ के गुड्स पर। ये स्टेप्स ने यूएस के जो ट्रेड पार्टनर्स थे उनको इरिटेट किया, फ्रस्ट्रेट किया। जैसे यूरोपियन यूनियन होगी, कनाडा हो गया, चाइना हो गया, इन सब ने फिर मिलकर रिटेलिएट किया अमेरिका के अगेंस्ट। तो स्पोर्ट्स बोले ये अमेरिका इंडस्ट्री को रिवाइव करने का एक वे है, और क्रिटिक्स ने बोला इन्फ्लेशन बढ़ेगा और ग्लोबल ट्रेड वार जैसी चीज़ें जो है वो भी हमें देख सकती है। अब ऐसे जो डॉक्ट्रिन लेकर आ रहे हैं, इसके लिए इंडिया पर क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है ये भी जान लेना ज़रूरी है। इंडिया के जो एक्सपोर्ट्स है, जैसे कि टेक्सटाइल्स, ऑटो पार्ट्स, आईटी हार्डवेयर जो है वो बहुत ज़्यादा हिट होंगे टैरिफ रेजिम के चलते हुए। एक्सपोर्ट ऑर्डर जो है वो भी डिक्लाइन हो जाएंगे। इंडिया की जो ट्रेड बॉडीज़ ने वार्न किया कि अगर ये पॉलिसी कंटिन्यू रहती है तो इंडिया यूएस ट्रेड सीरियसली इफेक्ट हो सकता है। इसलिए अर्जेंट बायलैटरल नेगोशिएशन स्टार्ट किए जाएँ ताकि इंडिया अपने एक्सपोर्ट्स को किसी तरह से बचा सके। ये चर्चा जो है चलने लगी है। वन बिग ब्यूटीफुल बिल की कंट्रोवर्सी क्या है, जो अभी अभी रिसेंटली चल रही है, मई के मंथ में ही चल रही थी। तो बेसिकली मई 22 को यूएस के जो हाउस ने पास किया है एक कंट्रोवर्शियल लेजिस्लेशन बिल, जिसे कहते हैं वन बिग ब्यूटीफुल बिल। नाम भी ऐसा है, पता चल रहा है ट्रम्प ही ऐसे नाम रख सकते हैं, तो नाम भी पोएटिक है। तो लेकिन इसके अंदर बहुत कुछ एक्सप्लोजिव है। अब क्या हाईलाइट्स है समझ लो। $1.5 ट्रिलियन जो है टैक्स कट किए जाएंगे। मेजर स्पेंडिंग कट्स किए जाएंगे जो पब्लिक प्रोग्राम्स होते हैं, बेसिकली जो सरकार वेलफेयर स्कीम्स में या कुछ सब्सिडीज़ में पैसा देती है वो कम कर दिए जाएंगे। कॉरपोरेट डी रेगुलेशन की जाएगी, यानी कंपनीज को
काफ़ी इंडिपेंडेंस देने की बात की जा रही है। क्रिटिक्स ने इस बिल को लेबल किया है मैजिकल मैथ कहकर, यानी कि ये बिल जो है नेशनल डेट, यूएस का जो करंट डेट चल रहा है 36 ट्रिलियन डॉलर के आसपास चल रहा है, तो कह रहे 3-5 ट्रिलियन डॉलर तक तो बढ़ सकता है इसके चलते हुए। बट ट्रम्प का जो कैंप कह रहा है वो कह रहा है ये रिफॉर्म का एक पोस्टर बॉय है और जो है हमें लेकर आना ज़रूरी है। अब इस बिल का इंडिया पे क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। वन बिग ब्यूटीफुल बिल में ना एक क्लॉज था, वो है 5% रेमिटेंस टैक्स का। अब इसका मतलब है जो इंडियन डायस्पोरा यूएस में काम करता है उनकी इंडिया भेजी गई मनी पे 5% ट्रम्प खा जाएगा, यानी 5% जो है अमेरिका उस पर टैक्स लगा देगा। इंडिया हर साल 100 बिलियन प्लस डॉलर जो है भेजे जाते हैं, जो बाहर लोग काम कर रहे हैं और अपने घर वापस इंडिया में बेचते हैं। तो ये सोच लो कि 5% का अगर इस पे लगाया जाएगा तो कितना पैसा इंडिया में आने से अब जो है रुक जाएगा। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं जो इमिग्रेशन क्रैकडाउन ट्रंप ने किया है। जनवरी 2020 को ट्रंप ने साइन किया एक एग्जेक्टिव ऑर्डर जिसका नाम है 14159। अब इसमें क्या था, इसका टाइटल था प्रोटेक्टिंग द अमेरिकन पीपल अगेंस्ट इन्वेजन। स्केरी नाम के साथ आया ये कुछ स्ट्रॉन्ग स्टेप, और इसमें बेसिकली किया गया जो डिपोर्ट किए गए लोग उस प्रोसेस को और ज़्यादा जो है फास्ट किया गया, एक्सपैंड भी किया गया। फेडरल फंडिंग जो है वो डिनाई की गई सैंक्चुरी सिटीज़ को, यानी जो अनडॉक्यूमेंटेड माइग्रेंट्स होते थे ना उनको ये प्रोटेक्ट करती थी, अब उनको फेडरल फंडिंग नहीं मिलेगी। और अनडॉक्यूमेंट इमिग्रेंट्स के लिए मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया गया। कोर्ट्स ने कुछ प्रोविज़न ब्लॉक किए लेकिन पॉलिसी का इंटेंट क्लियर था, टफ लव ऑन इमिग्रेशन। नेक्स्ट बात करते हैं इंडिया के H1B और जो डिपोर्टेशन है उस पर ये कैसे इम्पैक्ट करने वाली है, ये सारी चीज़ें। इस क्रैकडाउन का सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट इंडिया के टेक प्रोफेशनल पर पड़ेगा, क्योंकि ये H1B वीज़ा एप्लीकेशन को अब और ज़्यादा हर्डल्स फेस करने पड़ सकते हैं। और अगर डिपोर्ट के केस की बात करें तो इंडिया के अनडॉक्यूमेंट इमिग्रेशन का नंबर बढ़ने लगा है, तो उसके चलते हुए उन लोगों को भी जो है इफेक्ट होने जा रहा है। इस पॉलिसी शिफ्ट ने यूएस बाउंड इंडियन प्रोफेशनल्स के फ्यूचर पर एक क्वेश्चन मार्क लगा दिया है। ट्रंप के ऑथ लेने से 2 दिन पहले जनवरी 18 को यूएस के कई सिटीज़ में हुआ एक बड़ा प्रोटेस्ट जो पीपल्स मार्च का नाम कहलाता है। तो ऑर्गेनाइजर कौन थे उसके? प्लान्ड पेरेंटहुड वुमेन्स मार्च कोलिशन की इश्यूज़ क्या थे? रिप्रोडक्टिव राइट्स का रोल ब्लैक, LGBTQ+ पॉलिसीज़ पे रिस्ट्रिक्शन, एनवायरमेंटल डीरेगुलेशंस पे काम करना। ये प्रोटेस्ट एक मैसेज था बेसिकली, जिसमें कहा जा रहा था कि पीपल आर वॉचिंग। और ये प्रोटेस्ट अर्ली टर्म प्रेसिडेंसी प्रोटेस्ट के लेवल पर वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोटेस्ट अमेरिका में माना गया, और इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है। इससे पहले कि आगे बढ़े, एक छोटी सी लेकिन आपके फ़ायदे की एक इन्फॉर्मेशन है। जो हमारी नई मॉक टेस्ट सीरीज़ है फ्यूचर प्रोफेसर, उसकी फ्लैश सेल चल रही है। फ्लैट 70 रुपीज़ आपको ऑफ मिलेगा। कूपन कोड यूज़ कीजिए फ्लैट 70 ऑफ। वैसे जब आप चेकआउट करोगे ये कूपन ऑटोमेटिकली आपको वहाँ पर दिख जाएगा, अप्लाई कर लेना। 5 दिन के लिए नेक्स्ट वैलिड 17 जून को ये जो कूपन है अपने आप एक्सपायर हो जाएगा। उससे पहले आप इसमें एनरोल कर सकते हैं। और एग्ज़ाम नियर है, सो डैट एग्ज़ाम में जो आप मिस्टेक्स करने जा रहे हो वो फुल स्टॉप इसी मॉक टेस्ट सीरीज़ के ज़रिए लगना शुरू हो जाए। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप एनरोल कर सकते हैं। चलिए अब कवर करते हैं इंडियाज़ की बायलेटरल और मल्टीलेटरल मीटिंग जो 2025 तक हो चुकी हैं, उनको हम एक एक करके समझ लेंगे। सबसे पहले बात करते हैं 6th बिम्स्टेक समिट की। कब होता है ये? अप्रैल 2 से 4 2025 में होता है। लोकेशन क्या रहती है? बैंकॉक थाईलैंड में होता है। थीम क्या रहता है इसका? एनहेंसिंग रीजनल कोऑपरेशन। और बेसिकली किस पे इसका फोकस है? ट्रेड पे, ट्रांसपोर्ट की कनेक्टिविटी को लेकर, डिज़ास्टर रिलीफ को लेकर, काउंटर टेररिज्म को लेकर। इसका मोटो क्या रहता है? वो है बिम्स्टेक प्रॉस्परस, रेजिलियंट एंड ओपन। पार्टिसिपेंट कौन है? जो 7 हेड्स है, जो इसके मेंबर नेशंस हैं वो पार्टिसिपेंट्स रहते हैं, जैसे बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड ही इसके मेंबर है, वही इसके पार्टिसिपेंट रहते हैं। राइज़ेना डायलॉग 2025 मार्च 17-19 से चलता है। लोकेशन कौन सी? न्यू दिल्ली, इंडिया में होता है। थीम इसका क्या है?
काला चक्कर, पीपल, पीस एंड प्लेनेट। और इसका फोकस क्या है? जियोपॉलिटिक्स, टेक्नोलॉजी, क्लाइमेट एंड ग्लोबल गवर्नेंस। पार्टिसिपेंट कौन है? ग्लोबल लीडर्स, जिसमें न्यूजीलैंड के पीएम आए थे क्रिस्टोफर लॉक्सन, यूएस के डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस तुलसी गैबेट और मैनी अदर डिग्निटीज जो है वो इसमें आए थे। ये डायलॉग एक इंटेलेक्चुअल पावर हाउस है जहां वर्ल्ड के थॉटफुल लीडर्स और पॉलिसी मेकर इंडिया के प्लेटफॉर्म से ग्लोबल इश्यूज पर बात करते हैं। और इसके बाद बात करते हैं एशियन प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन की। तो इंडिया ने एशियन प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन की चेयरमैनशिप ले ली है। 2025 और 26 टर्म के लिए इंडिया ही रहेगा। मई 2025 में ये मिलती है उसे, और लोकेशन जो है जहाँ पर ये चीज़ होती है जकार्ता इंडोनेशिया पे होती है। इसका जो फोकस रहता है रीजनल प्रोडक्टिविटी ग्रोथ, इनोवेशन इन एमएसएमई सेक्टर, सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस की बात करता है। इसके जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो एपीओ के जो मेंबर्स हैं उनकी डेलीगेशन रहती है, जिसमें जापान, इंडिया, साउथ कोरिया जैसी कंट्रीज़ आ जाती है। इंडिया के लिए ये चेयर इसलिए भी सिग्निफिकेंट है क्योंकि ये एक मैसेज देता है कि ग्लोबल लीडरशिप में इंडिया प्रोडक्टिविटी और इनोवेशन को लीड करने के लिए जो है वो तैयार है। 8th इंडियन ओशियन कॉन्फ्रेंस होती है। कब होती है? Feb 17, 2025 में होती है। लोकेशन क्या है? म्यूस्कैट, ओमान में होती है। थीम कौन सा है? पीस, प्रॉस्पेरिटी, पार्टनरशिप इन द इंडियन ओशियन रीजन। इस पे फोकस किया जाता है। पार्टिसिपेंट कौन है? इंडियन एक्सटर्नल अफेयर एस जयशंकर जो है वो इंडिया के जाते हैं एज ए डेलीगेट बन के, और रिप्रेजेंटेटिव जो 30+ इंडियन ओशियन रिम कंट्रीज़ है वो इसमें पार्टिसिपेट करती है। वेव्स 2025 समिट होता है, मई 1 से लेकर 4 तक चलता है 2025 में, और मुंबई इंडिया इसकी लोकेशन लेती है। इसका जो फोकस रहता है वो इंडिया की जो क्रिएटिव इकॉनमी है, फिल्म में, गेमिंग में, डिजिटल मीडिया में, उसको मजबूत करना। और 10,000 से भी ज़्यादा डेलीगेट्स 90+ कंट्रीज से जो है वो आए थे इसको अटेंड करने के लिए। तो एक बड़ा इवेंट था। 20th ईस्ट एशिया समिट भी होता है, मई 26 से 27 तक चलता है। लोकेशन इसकी कुआलालंपुर मलेशिया रहती है, और इसका जो थीम रहता है वो बेसिकली यही है कि इंडो पैसिफिक सिक्योरिटी और इकोनॉमिक इंटीग्रेशन पर काम करना। और इसके पार्टिसिपेंट कौन है? इंडिया से कुछ लीडर जाते हैं, एशियान स्टेट्स के मेंबर हो गए, यूएस, चाइना, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अदर्स जो है इसमें पार्टिसिपेंट करते हैं। फिर आता है सागरमठ संवाद जो 2025 का मई 16 से 18 तक चलता है, काठमांडू नेपाल में होता है। थीम इसका रहता है क्लाइमेट चेंज पर, माउंटेन्स पर और सस्टेनेबिलिटी जैसी चीज़ों पर काम करना। इंडिया, नेपाल, भूटान और यूएन एजेंसी और अदर एनवायरमेंटल एक्सपर्ट्स जो है वो एज ए डेलीगेट बन के इसमें जो है चलते हैं। ब्रिक्स यूथ काउंसिल मीटिंग होती है, जिसे एंटरप्रेन्योरशिप वर्किंग ग्रुप भी कह सकते हैं, मार्च 3 से 7 तक चलती है, न्यू दिल्ली में होती है। इसका जो फोकस है यूथ की एंटरप्रेन्योरशिप स्किल पर काम करना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट में काम करना। 45th यूथ रिप्रेजेंटेटिव आए अलग अलग कंट्रीज है, जैसे कि ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। जो ब्रिक्स के मेंबर स्टेट है वहाँ से ही पार्टिसिपेंट बेसिकली आए हैं। क्वाड की फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग होती है, जनवरी में होती है 2025 में, वाशिंगटन डीसी यूएसए इसकी लोकेशन रहती है। इसका बेसिकली जो फोकस रहता है इंडो पैसिफिक कोऑपरेशन, काउंटरिंग कोरेसिव बिहेवियर अगर किसी कंट्री का है, साइबर सिक्योरिटी पर काम करना। पार्टिसिपेंट कौन कौन रहते हैं? फॉरेन मिनिस्टर इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूनाइटेड स्टेट, यानी ये जो क्वाड मेंबर्स हैं उनके ही फॉरेन मिनिस्टर ने इसमें जो है पार्टिसिपेट किया। इंडिया मलेशिया बायलैटरल कोऑपरेशन मीटिंग होती है, मार्च 2025 में होती है, न्यू दिल्ली इंडिया इसकी लोकेशन रहती है। फोकस किस किस चीज़ों पे है? ट्रेड पे है, डिफेंस पे है, डिजिटल इकॉनमी पे है, एजुकेशन पे है। इंडिया के जितिन प्रसाद और मलेशिया के लियू चिंगतोंग ने बिजनेस डेलीगेशंस पे जो है अच्छे से काम किया। अब बात करेंगे हम यूनाइटेड नेशन के जो रिसेंट इवेंट हो रखे हैं उसको भी हमने कवर करना है, क्योंकि इसके भी क्वेश्चन जो है पूछे जाते होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कुछ सिक्योरिटी रेजोल्यूशंस की, जिसमें सबसे पहले नाम आता है 2768, जनवरी 15 में होती है। इसमें बेसिकली क्या किया जाता है? हुतीस को रेड सी में शिप पर अटैक्स रोकने के लिए डायरेक्ट किया गया। ये मैरीटाइम सिक्योरिटी कंसर्न को एड्रेस करता है। फिर सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन 2774 आती है, Feb 24 में आती है। इसमें क्या किया जाता है? इसमें यूक्रेन और रशिया के बीच ऑनगोइंग वार को रोकने के लिए इमीडिएट सीज़फायर की अपील की गई है। वार के 4th ईयर में एंट्री हो चुकी है, 4 साल हो भी गए उनका, वार अभी तक जो है वो चल रहा है। फिर सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन आती है 2777, मार्च 17 में आती है। तो बेसिकली इसमें क्या रेजोल्यूशन ली जाती है? UNAMA जिसे कहते हैं यूनाइटेड नेशन असिस्टेंट मिशन इन अफगानिस्तान का मैंडेट जो है उसको एक्सटेंड किया गया। सो अफगानिस्तान के स्टेबिलिटी एफर्ट्स को सपोर्ट देने के लिए तीनों रेजोल्यूशन ने रीजनल और ग्लोबल पीस के एफर्ट्स में
एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है, इसलिए ये थोड़ी इम्पोर्टेंट मानी जाती है। इंस्टीट्यूशनली और बजट जो रिफॉर्म्स है उनकी हम बात कर लेते हैं। यूएन के अंदर भी 2025 में बड़े रिफॉर्म्स किए गए हैं क्योंकि फंडिंग क्राइसिस आ गया था। सबसे पहला उसमें था स्टाफ रिडक्शन। तो 60+ यूएन ऑफिसेस एजेंसीज से कहा गया कि वो अपने वर्क फोर्स में 20% कट करे। अप्रोक्स 250 जॉब्स जो है इससे इम्पैक्ट होगी, यानी 250 लोगों की जो जॉब्स है वो चली जाएगी। बजट कट्स पे भी बात की गई है, बजट को रिड्यूस करने की बात की है क्योंकि यूएन का जो एग्जिस्टिंग बजट है वो है $3.72 बिलियन और इस बजट को जो है 15 से 20% तक रिड्यूस करने की बात की गई है। ये सब हो रहा है सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस के चलते हुए। उनकी लीडरशिप में एज ए पार्ट ऑफ UN80 रिफॉर्म इनिशिएटिव जो उन्होंने नाम रखा है, जो 2025 मार्च में लॉन्च हुआ था और टारगेट है कि यूएन की 80th एनिवर्सरी जो आने वाली है उससे पहले ही ये मॉडर्नाइजेशन अचीव कर लेना, ये कट्स जो है वो भी अचीव कर लेना। एनवायरनमेंट और क्लाइमेट इनिशिएटिव भी है, जैसे कि इंटरनेशनल ईयर्स ऑफ ग्लेशियर प्रिजर्वेशन। तो ये डिक्लेयर किया गया है यूएन के जनरल असेंबली की रेजोल्यूशन के थ्रू। उस रेजोल्यूशन का नाम जो है वो 258 करके कुछ है, वो आप देख सकते हैं। इसका बेसिक पर्पस ये है कि जो मेल्टिंग ग्लेशियर्स है और ग्लोबल वाटर सिक्योरिटी के ऊपर अवेयरनेस बढ़ाना है। स्पेशल डे जो है मार्च 21 को डेजिग्नेट किया गया है एज द वर्ल्ड डे ऑफ ग्लेशियर्स। ये आप याद रख लेना, हर साल 2025 के बाद जो है इसको सेलिब्रेट भी किया जाएगा। ये एक ग्लोबल कैंपेन है जो बेसिकली बनाया गया है क्लाइमेट एक्शन और सस्टेनेबल ग्लेशियर पॉलिसीज़ के लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं कुछ और इनिशिएटिव की, जिसमें आता है 3rd UN ओशन कॉन्फ्रेंस जो अभी चलने वाली है, जून 9 से लेकर 13 2025 तक चलने वाली है। तो ये एक मेगा अपकमिंग इवेंट है और इसकी जो लोकेशन रहेगी वो रहेगी नीस फ्रांस में, और इसका जो फोकस एरिया रहेगा वो है राइजिंग ओशन टेम्परेचर, इस पे बात करना, प्लास्टिक पोल्यूशन पे बात करना, मैरीन रिसोर्सेज की जो ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो रही है उसकी बात करना। इसके को होस्ट जो है फ्रांस और कोस्टा रिका की गवर्नमेंट है। इसका जो थीम है वो है एक्सीलरेटिंग एक्शन एंड मोबिलाइजिंग all actors to conserve and sustainable use the ocean। नेक्स्ट बात करते हैं इंटरनेशनल ऑब्जर्वेंस एंड ग्लोबल अवेयरनेस डे। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे आ रहा है जून 5 को जो है ये चलेगा। ये हर साल सेलिब्रेट किया जाता है। ये बेसिकली डे इनकरेज करता है कि लोग जो हैं उनमें अवेयरनेस बढ़े एनवायरनमेंट को लेकर, और एनवायरनमेंट को कैसे प्रोटेक्ट करना है, कैसे साफ़ सुथरा रखना है, कैसे ग्रीन हाउस गैस के जो एमिशन उसकी रिडक्शन को कम करना है, बायोडाइवर्सिटी लॉस पर हमने कौन से अर्जेंट एक्शन लेने हैं। वर्ल्ड ओशन डे जो है वो जून 8 को सेलिब्रेट किया जाता है और बेसिकली इसमें जो है सस्टेनेबल इंटरेक्शन कैसे हो सके मरीन एनवायरनमेंट के साथ उसकी बात की जा रही है। अपने समुद्र को कैसे ऑनर करना है, प्रोटेक्ट करना है ओशन को, उसकी बात की जा रही है। इसका जो थीम रहेगा 2025 में, उसका नाम रखा है इन्होंने वंडर सस्टेनिंग व्हाट सस्टेन्स अस। सो ये 3rd UN की जो ओशन कॉन्फ्रेंस होगी जून 9 से लेकर 13 तक चल रही है, जैसे कि मैंने बताया है, उस पे इसकी बात और चर्चा की जाएगी। कुछ गवर्नेंस और इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट भी रही है, जैसे कि UN पब्लिक सर्विस फोरम है जो जून 23 और 25 तक चलेगा, अपकमिंग ये होने वाला है। तो इसमें बेसिकली उज़्बेकिस्तान में ये होने वाला है, समरकंद में होने वाला है। इसका जो थीम है वो है ये है 5 years to 2030 एक्सेलरेटिंग पब्लिक सर्विस डिलीवरी फॉर ए सस्टेनेबल फ्यूचर। तो इस फोरम का बेसिकली काम क्या रहेगा, पब्लिक सर्विस डिलीवरी पर काम करना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो है उसके साथ जो है उसको अलाइन करना। यूनाइटेड नेशन पब्लिक सर्विस डे भी जो है वो एनुअली सेलिब्रेट किया जाएगा। जून 23 जो है उसकी एक डेट जो है तय कर ली गई है। पीस बिल्डिंग और रीजनल स्टेबिलिटी की बात करें तो पीस बिल्डिंग कमीशन का 19th सेशन जो है वो जनवरी 30 में होता है। जर्मनी को एज ए न्यू चेयर इलेक्ट किया गया है। जापान, पोलैंड और मोरक्को के साथ, वो इन तीनों के पास, जापान, पोलैंड और मोरक्को के पास वाइस चेयर है और जर्मनी के पास मेन चेयर है। तो सेशन बेसिकली किस चीज़ पर जोर देता है कि पीस बिल्डिंग जो फंड है उसको इंक्रीज़ करने की ज़रूरत है, सो डैट ग्लोबल पीस इनिशिएटिव को जो है और भी ज़्यादा सपोर्ट किया जाए। नेक्स्ट बात करते हैं UNOWAS और UNOCA जॉइंट मिशन टू नाइजीरिया। इसकी जो डेट है वो बेसिकली जनवरी 27-31 तक ये जो इनिशिएटिव चलता है। इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि लेक
चैड बेसिन क्राइसिस के कॉन्टेक्स्ट में स्टेबलाइजेशन, पीस बिल्डिंग, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को सपोर्ट देना, ये रीजनल एफर्ट्स अफ्रीका के जो फ्रेजाइल रीजन में लॉन्ग टर्म पीस और गवर्नेंस स्ट्रेंथ करने की बात करी जाती है, उसको स्टेप्स कैसे लिए जाए, कैसे ठीक किया जाए, उसकी बात की जाती है। फिर बात करते हैं हम डेवलपमेंट एंड कॉरपोरेशन फोरम, जिसे आप इन शॉर्ट 2025 DCF भी कह सकते हैं, और ये बेसिकली मार्च 12 से 13 चलता है और लोकेशन इसकी यूएन के हेडक्वार्टर्स न्यूयॉर्क में ही चलता है। पर्पस इसका ये है इंटरनेशनल डेवलपमेंट कोऑपरेशन के ट्रेंड्स और चैलेंजेस को डिस्कस करना, एड इफेक्टिवनेस बढ़ाना, मतलब जो मदद की जाती है फंड्स के ज़रिए उसकी इफेक्टिवनेस, उसको अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ किया जा सके, उसकी बात करना, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के जो फाइनेंसिंग गोल है उनके साथ अपने गोल को अलाइन करना। तो ये फॉर्म डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए एक बहुत क्रूशियल होता है ताकि वो ग्लोबल डेवलपमेंट के एजेंडा पर अपनी जो है बात रख सके। चलिए अब बात करते हैं पिछले 10 साल के जो WTO के इम्पोर्टेंट इवेंट्स हो रखे हैं उनकी बात करते हैं, क्योंकि उनमें से ना क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो लीडरशिप चेंजेस की बात करते हैं, कौन कौन से लीडर जो है आ चुके हैं। जैसे पहला नाम आता है रोबर्टो एज़ेवेडो, ये 2013 से 2020 तक रहते हैं। ये ब्राज़ीलियन डिप्लोमेट रहते हैं। इनका जो फोकस है वो है मल्टीलेटरल ट्रेड नेगोशिएशन को रिवाइटलाइज करना है। अगस्त 2020 में, यानी 1 साल पहले ही रिज़ाइन कर देते हैं उनकी टर्म कंप्लीट होने से पहले। कुछ पर्सनल रीज़न साइड करते हैं, इंस्टीट्यूशनल फटीग की बात करते हैं। फिर एक इम्पोर्टेंट नाम आता है नोगोजी ओकोंजो एवेला का, जो 2021 से और प्रेजेंट अभी यही चेयरमैन हैं WTO के। मार्च 2021 में अपॉइंट किए जाते हैं और ये पहली महिला हैं, फर्स्ट वुमेन एंड फर्स्ट अफ्रीकन टू हेड द WTO। ये क्वेश्चन भी आ रखा है, अब तो आपका PYQ बन गया है। तो ये किसकी बात करते हैं? इंक्लूसिव ट्रेड की बात करते हैं, वैक्सीन की बात करते हैं, और बात करते हैं WTO मैकेनिज़्म की बात करते हैं। ये इनकी जो सेकंड टर्म है वो 2024 के बाद जो है अनाउंस कर दी गई है और कंटिन्यू करेंगे। अब जनरल सेक्रेटरी जो रहे हैं WTO के, उनके भी क्वेश्चन आते हैं। UN के जनरल सेक्रेटरी तो आप याद करने लगे हो ना, एक बार इनको भी आपने ग्रो थ्रू तो करना ही है। 2 नाम तो मैंने ही आपको बता दिए हैं। एक जो पहले हैं पीटर सदरलैंड, अगर वो भी याद कर लेंगे तो 3 तो आपके ऐसे ही याद हो जाएंगे। बच्चे कितने, बीच में 4 और बचे हैं, तो एक बार नज़र दे देना। हो सकता है आपका जो क्वेश्चन इनमें से इस बार पूछा जाए क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में फिर से, क्योंकि पिछले 2-3 एग्जाम में तो बहुत क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं इनसे। कुछ मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस है पिछले 10 साल की जो इंपॉर्टेंट रहती है, उनमें से मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस जो 10 होती है नैरोबी केन्या में होती है, 2015 में होती है। ये बेसिकली बात करता है जो एग्रीकल्चरल सब्सिडीज़ दी जाती है उसको एलिमिनेट करना है, और ये फर्स्ट WTO मिनिस्ट्रियल मीटिंग थी जो अफ्रीका कंट्री में होती है। ये डेवलपिंग कंट्रीज़ को स्पेशल ट्रीटमेंट देने की बात भी करती है। मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस 11 अर्जेंटीना 2017 में होती है। ये बेसिकली इसमें कंसेंसस कोई प्रोड्यूस कर नहीं पाती। यहाँ से पता चलता है कि जो WTO के मेंबर नेशन है उनमें एक डीप डिविजन्स पाई जाती है, जिसकी वजह से कंसेंसस अचीव नहीं हो रहा है, सहमति नहीं बन रही है, कोई मेजर एग्रीमेंट भी नहीं हो पाता। हाँ, लेकिन इसमें प्यूरिलेटरल टॉक्स को लॉन्च करने की बात जरूर रखी जाती है, जिसमें ई कॉमर्स या इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन जैसी चीज़ें होंगी। मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस 12 जनेवा, ये 2022 में होती है, होनी तो 2020 में थी लेकिन कोविड-19 की वजह से डिले हो जाती है। फिशरीज सब्सिडीज़ पर हिस्टोरिकल एग्रीमेंट किया जाता है। तो कोविड-19 वैक्सीन पर जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी IP का वेवर जो है अंडर द ट्रिप्स उसको मिल जाता है, यानी उस पर कोई पेटेंट जैसी चीज़ नहीं होगी। रीफर्म्ड कमिटमेंट दी जाती है कि WTO में भी रिफॉर्म्स लेकर आए जाएंगे। ई कॉमर्स, फूड सिक्योरिटी जैसी चीज़ों पर और ज़्यादा एडवांस पे काम किया जाएगा। 30th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस होती है अबू धाबी 2024 में। इसका फोकस रहता है फिशरी सब्सिडीज़ की नेगोशिएशन को और फर्दर करना, और जो डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज़्म है DSM में, और उसमें रिफॉर्म्स लेकर आना। क्लाइमेट एंड ट्रेड पर काम करना, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट जैसी चीज़ों पर जो है उस पर काम करना। और कुछ एग्रीमेंट्स है जैसे कि ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट जो 2017 में आता है और फोर्स किया जाता है Feb 2017 में। इसका बेसिकली एम ये है कि जो प्रोसीजर है और जो डिलेज हैं उनको रिड्यूस करना, और जो प्रोसीजर है उसको जो है कस्टम्स करना, सिंप्लीफाई करना। तो ट्रेड की जो कॉस्ट है उसको कट करने की बात की जा रही है। डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए 14% तक कट करने की बात की जा रही है। फिशरी सब्सिडीज़ एग्रीमेंट बहुत इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट है, 2022 में हुआ है। एनवायरनमेंट सस्टेनेबिलिटी फोकस को ध्यान में रखते हुए ये पहला WTO का एग्रीमेंट है जिसे फिशरी सब्सिडीज़ एग्रीमेंट करते हैं, जो ओवरऑल
ओवरफिशिंग और जो इलीगल प्रैक्टिसेस है उन चीज़ों को रोकने की ये एग्रीमेंट कोशिश करेगा। तो ये एक कॉम्प्रिहेंसिव एग्रीमेंट माना जा रहा है जो अपने सेकंड फेज तक पहुंच गया है। अगर नेगोशिएशन की बात करें, कोविड-19 की रिस्पॉन्स की बात करें तो हमने देखा ये WTO ने कैसे जो है IP पर काम किया, यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स पर काम किया है, वैक्सीन की क्वालिटी पर काम किया है, और इसी के चलते हुए जो ट्रिप्स वेवर दिया गया है, यानी ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जो होते हैं वो वैक्सीन को लेकर जो नहीं चलेंगे। 2022 तक तो ये चीज़ इन्होंने कवर कर ली है। वैक्सीन की प्रोडक्शन जो है वो फ्लेक्सिबल रहेगी। ऑन गोइंग रिफॉर्म्स की अगर बात करें तो डिस्प्यूट सेटलमेंट क्राइसिस जैसी चीज़ों पर काम किया जा रहा है। दिसंबर 2019 से एक एपेलेट बॉडी, एक सुप्रीम बॉडी जो है उसमें पैरालाइज थी, मेनली ड्यू टू द US ब्लॉकिंग न्यू अपॉइंटमेंट। US की वजह से नई अपॉइंटमेंट्स नहीं हो रही थी। अब मेंबर्स मिलके एक न्यू अपील्स मैकेनिज्म डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। डेडलाइन 2024-2025 तक रखी गई है। ये रिफॉर्म ग्लोबल ट्रेड रूल्स के इम्प्लीमेंटेशन के लिए क्रिटिकल है। और इसी के साथ इनके मेंबरशिप की भी हम बात करें, जो बेसिकली ये है कि करंट मेंबर्स जो हैं उनके 164 हो चुके हैं। तो अभी जो एक्सेशन चल रही है कि कौन से और नए मेंबर जो है ऐड किए जा सकते हैं, जैसे बेलारूस, कोमोरोस और साउथ सूडान की बात की जा रही है। तो WTO का फोकस है कि लीस्ट डेवलप कंट्री, जैसे LDCs भी कहते हैं, और अफ्रीकन नेशन को ज़्यादा सपोर्ट और वॉइस मिले ताकि ग्लोबल ट्रेड जो है ट्रूली इंक्लूसिव बन सके। चलिए अब करते हैं इंडियन पॉलिटी और गवर्नर्स के करंट अफेयर्स को। इसमें सबसे पहले आता है वाकफ अमेंडमेंट एक्ट 2025 में जो पास किया गया। तो 2025 की एक मेजर डेवलपमेंट थी वाकफ अमेंडमेंट एक्ट। अब वाकफ क्या होता है? ये उन प्रॉपर्टीज़ को कहते हैं जो रिलीजियस और चैरिटेबल पर्पस के लिए डेडिकेट की गई होती है, जैसे मस्जिद, कब्रिस्तान, मदरसा, ऐसी प्रॉपर्टीज़। इस एक्ट का मेन मकसद था कि जो वाकफ प्रॉपर्टीज़ की एडमिनिस्ट्रेशन में ट्रांसपेरेंसी लेकर आना। लेकिन जैसे ही ये एक्ट पास होता है तो वेस्ट बंगाल के मुर्शिदाबाद में प्रोटेस्ट शुरू हो जाते हैं। हाई कोर्ट तक केस गया। तो ये हमारे लिए एक एग्जांपल है कि कैसे गवर्नेंस और कम्युनिटी सेंटिमेंट्स जो है वो टकरा जाते हैं। नेशन वाइड कास्ट सेंसस जो है उसको मंजूरी मिल गई है। अप्रैल 2025 में एक हिस्टोरिक डिसीजन लिया गया। गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया नेशन वाइड कास्ट सेंसस। अब ये याद रखना है कि पहली बार ऐसा सेंसस 1931 में हुआ था। उसके बाद सिर्फ SC ST डाटा लिया गया है। इस बार जो कास्ट बेस्ड डाटा कलेक्ट करना है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट माना जा रहा है, क्योंकि वेलफेयर पॉलिसीज़ और रिजर्वेशंस के बेस अब यही सेंसस बनने जा रहा है। हर पार्टी ने इसको सपोर्ट किया है। इससे पता चलता है कि कास्ट का इम्पैक्ट सिर्फ पॉलिटिक्स में नहीं, पब्लिक पॉलिसीज में भी है। बात करते हैं इंडियाज़ के ग्लोबल कैंपेन अगेंस्ट पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म। 22 अप्रैल 2025 को एक बुरा इंसिडेंट हुआ, पहलगाम टेरर अटैक, जिसमें 26 सिविलियंस मारे गए। इसके तुरंत बाद इंडिया ने एक डिप्लोमेटिक ब्लिट्स यानी डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव स्टार्ट कर दिया। शशि थरूर ने लीड किया उसे, उसकी डेलीगेशन को लीड किया, और जो गए वाशिंगटन, लंदन और पेरिस, ताकि पाकिस्तान को FATF ग्रे लिस्ट में वापस डाला जाए। यह एग्जाम्पल है सॉफ्ट पावर का यूज़ करने का, डिप्लोमेसी से टेरर के खिलाफ लड़ाई करने का। जस्टिस BR गवई जो है वो अपॉइंट किए गए हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को। मई 14, 2025 में ये किए जाते हैं। और एक स्पेशल बात ये है कि वो सिर्फ दूसरे दलित हैं जो इस पोस्ट पर आए हैं। इस अपॉइंटमेंट को जुडिशियल डाइवर्सिटी और इंक्लूजन का सिंबल माना जा रहा है। जुडिशरी में सोशल रिप्रेजेंटेशन भी डेमोक्रेसी का पार्ट है, राइट? तो उनकी एलिवेशन को एक अच्छा मोमेंट माना जा रहा है। बीजेपी की विक्ट्री दिल्ली इलेक्शंस में होती है। फेब 2025 में दिल्ली में एक पॉलिटिकल अर्थक्वेक आता है। बेसिकली बीजेपी ने जीती है 70 में से 48 सीट्स। इससे आपके 10 साल का रूल जो है वो ख़त्म हो जाता है। रेखा गुप्ता बनती है दिल्ली की बीजेपी की CM, और इसका मतलब है कि दिल्ली की पॉलिटिक्स में अब एक नए दौर की शुरुआत होगी। जो आपकी पॉलिटिक्स चल रही थी उनमें बहुत सारी चीज़ें जो है अब बदलाव हमें देखने को मिलेंगे। ज्ञानेश कुमार एज चीफ इलेक्शन कमिश्नर इलेक्ट होते हैं। फेब 2025 में होते हैं। ये एक रिटायर्ड IAS ऑफिसर है।
इनका बेसिकली अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पोस्ट है क्योंकि ये पोजीशन ही ऐसी है चीफ इलेक्शन कमीशन की, और क्योंकि 2029 के जनरल इलेक्शन के लिए रिफॉर्म्स और स्टेट इलेक्शन का पूरा चार्ज अब इनके पास रहेगा, तो इलेक्शन कमीशन का एक न्यूट्रल और ट्रांसपेरेंट रहना जो ज़रूरी है डेमोक्रेसी के लिए, वो देखते हैं ये कितना रह पाते हैं। ईयर्स हो चुके हैं 5 किसको, स्वामित्व योजना को। तो अब ये क्या करता है, विलेजेस में ड्रोन से लैंड मैपिंग करके लोगों को ऑनरशिप डॉक्यूमेंट्स देता है बिना किसी झगड़े के, ठीक है, बिना पटवारी के। तो मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज और सर्वे ऑफ इंडिया ने मिलके इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। इससे रूरल प्लानिंग और ग्राम पंचायत की फंक्शनिंग में एक बड़ा जो है इम्प्रूवमेंट हुआ है। तो इसके अगर कंपोनेंट्स की बात करें तो प्रॉपर्टी मैपिंग जो है ड्रोन के ज़रिए की जाएगी तो एक्यूरेट होगी। तो CORS नेटवर्क इसमें यूज़ किया जा रहा है जियो रेफरेंसिंग के लिए। अवेयरनेस कैंपेन्स लगाए जा रहे हैं लोकल कम्युनिटीज़ के लिए, और ग्राम पंचायत प्लानिंग के लिए जो है वो भी एक स्पेशल डाटा उनके लिए मिलेगा। 10 ईयर्स हो गए हैं प्रधानमंत्री मुद्रा योजना को, जो 2015 में लॉन्च की गई थी। ये एक फ्लैगशिप स्कीम है जिसमें क्या मिलता है, कोलेट्रल फ्री माइक्रो एंटरप्राइज लोन्स मिलते हैं, कोलेट्रल फ्री। तो ये किन कैटेगरीज में कोलेट्रल फ्री जो लोन मिल रहे हैं, पहले तो मिनिस्ट्री समझ लो, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, इसकी जो लोन कैटेगरी है शिशु के लिए अप टू 50,000, किशोर के लिए 50,000 से 5 लाख, और तरुण के लिए 5 लाख से 10 लाख चलते हैं। और एक न्यू कैटेगरी भी ऐड की गई है, तरुण प्लस, जो 10 लाख से 20 लाख तक जो है रिपीट बोरर्स को मिल सकती है। तो FY यानी फाइनेंशियल ईयर 2025 में जो इसका फोकस है वो माइक्रो से स्मॉल एंटरप्राइजेस तक शिफ्ट होने की बात की जा रही है। किशोर लोन को इंक्रीज़ करने की बात की जा रही है। फाइनेंशियल ईयर में 5.9% जो था वो फाइनेंशियल ईयर 2025 में 44.7% हो जाएगा। तो मुद्रा कार्ड जैसी चीज़ें भी जो है इसमें मिलेगी, मुद्रा मित्रा जैसी चीज़ें जो मोबाइल ऐप है वो भी डेवलप की गई है। PM श्री स्कूल मेजर प्रोग्रेस, ये क्या चीज़ है ये भी समझ लो। तो PM श्री स्कूल का काम ये है कि मॉडल स्कूल बनाना जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 है उसको इम्प्लीमेंट कर सके। फीचर में मिलते हैं सोलर पैनल, स्मार्ट क्लासरूम, स्किल बेस्ड ट्रेनिंग, मेंटरशिप प्रोग्राम। ये स्कूल सिर्फ पढ़ाई नहीं करवाते, स्टूडेंट्स को लाइफ रेडी बनाते हैं, ऐसी कोशिश की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है तमिलनाडु गवर्नर केस में अप्रैल 2025 में। अब इस जजमेंट में बेसिकली क्या कहा गया है कि स्टेट लेजिस्लेचर जब लॉ पास कर देती है तो गवर्नर उसको लेकर बैठ नहीं सकता है। ये मतलब अनड्यू टाइम के लिए और पॉकेट वीटो जैसी चीज़ें जो है गवर्नर के पास नहीं है, प्रोलॉन्ग नहीं कर सकता है। उसके लिए एक टाइमलाइन सेट कर दी गई है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस से 1 मंथ तक बिल रख सकते हैं, ठीक है, बिना एडवाइस के 3 मंथ तक रख सकते हैं, लेकिन री रिजर्वेशन जैसा कोई भी केस नहीं होगा। यानी अगर बिल की सेम चीज़ें जो लिखी गई थी पहले भी वही वापस आपको भेज दी गई है जब आपने वापस किया था बिल, तो आपको उसको क्या करना पड़ेगा, आपको उसको साइन करना ही पड़ेगा। आप रख कर बैठ नहीं सकते। आर्टिकल 142 को इसमें यूज़ किया गया है सो डैट ए कंप्लीट जस्टिस जो है मिल सके। इंडिया इन पैरामीटर्स, बेसिकली एक करंट अफेयर्स हमने वो निकाले हैं जो इंडिया की रैंकिंग बताते हैं। वो सब कुछ जो है हमने कवर कर रखा है और आपको ये सारी चीज़ें PDF में मिल जाएगी। वीडियो बहुत लंबी चल रही है, हम इस पर एक एक करके अब बात नहीं करेंगे। अब हम बात करते हैं कुछ मिसलेनियस इंपॉर्टेंट रिसेंट इवेंट हुए हैं जो वर्ल्ड लेवल पर, उसको देख लेना ज़रूरी है। जैसे कि सबसे पहली चीज़ ये है, डेथ हो जाती है पॉप फ्रांसिस की और नए पॉप का इलेक्ट होना। कब डेथ होती है? अप्रैल 21, 2025 में पॉप फ्रांसिस पास्ड अवे कर जाते हैं। 88 साल की उनकी उम्र होती है वेटिकन सिटी में। और अब जो नई इलेक्शन डेट है वो अप्रैल 26, 2025 रखी गई थी। कार्डिनल मैटियो जूपी जो है वो नए पॉप इलेक्टेड हो गए हैं। पॉप जॉन 24 का जो है उन्हें खिताब हासिल हुआ है। पीस, चर्च रिफॉर्म्स और इंटरफेथ एफर्ट्स पे जो है इनका मेन फोकस रहेगा। बलूचिस्तान जो है इंडिपेंडेंस डिक्लेयर करता है मई 20, 2025 में। मीर यार बलोच डिक्लेयर करते हैं बलूचिस्तान की इंडिपेंडेंस पाकिस्तान से। ये जस्ट उनकी यूनिलेटरल डिक्लेरेशन है। दैट डजंट मीन कि बलूचिस्तान जो है एक इंडिपेंडेंट कंट्री बन गया है। तो UN पीस कीपिंग की सपोर्ट मांगते हैं, इंडिया की सपोर्ट मानते हैं। इसके चलते हुए इस्लामाबाद में एक टेंशन्स का माहौल जो है बन रखा है। अब बात करते हैं यूक्रेन का ड्रोन अटैक, वो भी रशिया के बेसिस पे। जून 1, 2025 में होता है। ऑपरेशन स्पाइडर वेब से वो रशिया के एयर बेसिस को हिट करते हैं, यूक्रेन करता है अपने ड्रोन से। तो 34% ऑफ रशियाज का जो Tu-95 बॉम्बर्स है उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। $7 बिलियन का नुकसान जो है रशिया को झेलना पड़ेगा।
यूके की जो वार रेडीनेस और डिफेंस स्ट्रेटजी है वो चल रही है। जून 2025 की बात है जब ये चीज़ें चल रही है। तो इसमें बेसिकली क्या होता है कि यूके के प्राइम मिनिस्टर केयर स्टारमर वो एक कॉम्प्रिहेंसिव डिफेंस स्ट्रेटजी लेकर आते हैं जो बेसिकली यूके के नेशनल लेवल पर मिलिट्री रेडीनेस को प्रिपेयर करेंगे कि जो भी है मिलिट्री को तैयार कर रहे हैं, इन शॉर्ट वर्ड अगर मैं आपको कहूँ, सो डैट ये स्ट्रेटजी के चलते हुए जो भी रशियन के न्यूक्लियर एग्रेशन के लेकर थ्रेट आ रहे हैं उनको किसी तरह से ये डील कर सके। 15 बिलियन पाउंड जो है इसके लगाए जाएंगे सो डैट न्यूक्लियर आर्सनल पर भी काम किया जाए, क्योंकि यूके भी अपने आप में एक न्यूक्लियर कंट्री है तो उस पर भी काम करने की बात की जा रही है, उसको डेवलप करने की बात की जा रही है, सबमरीन्स पर काम करने की बात की जा रही है और 12 नई न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन जो है इसमें ऐड की जाएंगी। AI, ड्रोन्स, लेज़र, ये सारी चीज़ों पर काम किया जा रहा है। बेसिकली क्यों किया जा रहा है? रशिया से डर है भाई, रशिया के अग्रेशन से डर है। जर्मनी वांस करता है नाटो को रशिया के थ्रेट से। जून 3, 2025 में अभी रिसेंटली किया है। प्रेडिक्शन बेसिकली क्या की है कि रशिया के वॉर प्लान्स जो हैं वो 2029 तक क्या क्या हो सकते हैं प्रेडिक्ट कर दिए गए हैं और नाटो को अर्ज किया गया है कि अपने डिफेंसेस को जो है मजबूत कर लिया जाए, क्योंकि रशिया मिलिट्री बिल्डअप में लगा हुआ है और कभी भी कोई भी बड़ा डिसीजन जो है वो ले सकता है। बलोच इंसर्जेंसी जो है एस्केलेट हो जाती है। मार्च 11, 2025 में होता क्या है, BLA जो है वो हाईजैक कर जाता है जफर एक्सप्रेस को। 400 प्लस उसमें हॉस्टेजेस है। 26 सिविलियन जो हैं वो मारे जाते हैं। मिलिटेंट जो है एडवांस टैक्टिक्स इसमें शो करते हैं जो पहले कभी नहीं देखी गई। गवर्नेंस और रूल ऑफ लॉ की बात करें तो अक्टूबर 2024 में इंडिया जो है 79th रैंक में आया है 142 कंट्रीज़ की लिस्ट में, जो इंडिकेट करता है कि एक मॉडरेट परफॉर्मेंस ही दे रहा है रूल ऑफ लॉ को अपहोल्ड करने में इंडिया में। और ये रिपोर्ट किसने पब्लिश की है? वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट ने ये रिपोर्ट पब्लिश की है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपने बहुत कुछ इसमें सीखा होगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।